दोस्तों नमस्कार, वेलकम बैक टू आवर न्यूज़पेपर एनालिसिस वीडियो। आज वीडियो बनाने में थोड़ा डिले हुआ है। रीज़न बीइंग, मॉर्निंग में थोड़ा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी जिसकी वजह से वॉइस रिकॉर्ड ही नहीं हुआ कंप्लीट वीडियो में, तो दोबारा से वीडियो को रिकॉर्ड करना पड़ा। तो आज का जो न्यूज़पेपर एनालिसिस वीडियो है इसमें हम लोग हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू, इन दोनों के न्यूज़पेपर को कवर करेंगे। आज का जो न्यूज़पेपर है वो आप देखेंगे, थोड़ा हम लोग फैक्ट्स पे फोकस करेंगे और उन सब फैक्ट्स पे फोकस करेंगे जिस पे जनरली आजकल जो बीपीएससी का ट्रेंड है वो शिफ्ट हुआ है। अभी क्या है, G7 समिट हो रहा है, ठीक है। G7 जब समिट हो रहा है, कहाँ हो रहा है, सबसे पहला सवाल तो ये इटली में हो रहा है। तो इसका सवाल अगर आएगा कि रिसेंटली G7 समिट वाज हेल्ड इन इटली, इंडिया इज़ ए फुल टाइम मेंबर ऑफ G7? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो इंडिया किस तरह से G7 में शामिल होता है, भारतीय प्राइम मिनिस्टर को क्यों बुलाया जाता है वहाँ पे? तो देखो, इसका जो प्राइम रीज़न ये है कि G7 कौन कौन सी G7 में कंट्रीज़ हैं। G7 में जो कंट्रीज़ हैं वो सारी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, एडवांस्ड इकोनॉमीज़ हैं, है ना। उनकी उनका इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है वो काफ़ी स्टेबल है ना। तो उन्होंने वो समूह बनाया है ताकि वर्ल्ड के इकोनॉमिक ऑर्डर को वो ठीक ढंग से अलाइन करके चल सकें। अब इसमें इंडिया को वो पार्टिसिपेट कराते हैं, इसलिए इंडिया देखो अकेला अभी $3.94 ट्रिलियन का मालिक है। इंडिया की इकोनॉमी जो है $3.94 ट्रिलियन से ज़्यादा की इकोनॉमी थोड़ी देर में हो रही है। और ये जो इकोनॉमी है दिस इज़ लार्जर देन 4 G7 कंट्रीज़। 4 G7 की जो कंट्रीज़ हैं उससे ज़्यादा हमारी इकोनॉमी स्ट्रेंथन कर चुकी है, आगे बढ़ चुकी है ना। और वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है हमारा देश। तो ऑफिशियली उन्होंने G7 में इंक्लूड नहीं किया। अब इंडिया का स्ट्रैटेजिक रिलेशन भी बहुत सारी कंट्रीज से हैं। आप अगर गौर करेंगे तो इसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अभी रिसेंटली देखोगे इटली के साथ बहुत समझौता हुआ है आईमैक को लेके, है ना। आईमैक को लेके समझौता हुआ है। फिर देखोगे इंडो पैसिफिक रीजन में जापान इंडिया के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। तो इस तरह से, और जर्मनी से फिर देखोगे, जर्मनी से हम बहुत कुछ इंपोर्ट करते हैं अपने टेक्नोलॉजी में। तो ये इन सब से स्ट्रैटेजिक रिलेशन है इंडिया का। तो ये सब कंट्रीज़ अपनी पॉलिसीज़ को लेके उनको भी लूप में रखना चाहते हैं जिनसे इनका टर्नअप अच्छा है, जिनसे इनका ट्रेड अच्छा है, जिनसे इनका रिलेशन अच्छा है। तो ये ज़रूरी था इन सब लोगों के लिए कि चाइना की असर्टिवनेस को इंडो पैसिफिक रीजन में, जो इंडो पैसिफिक रीजन होता है, ये वाला जो कंप्लीट रीजन है ना, इसको पूरा इंडो पैसिफिक रीजन बोलते हैं। इस इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना के इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए दिस वाज वेरी इसेंशियल कि इंडिया को बुलाया जाए और इंडिया को स्ट्रेंथन किया जाए, है ना। तो इंडिया के साथ साथ बाकी जो अफ्रीकन नेशंस हैं, जो लिटोरल स्टेट्स हैं इंडियन ओशन रीजन में, उनके साथ और इंडिया के साथ इकोनॉमिक सिक्योरिटी पे, जियोपॉलिटिकल स्टेबिलिटी पे और डेवलपमेंट पे बात की जानी चाहिए ताकि हम इंडिया की पोजीशन को इंडो पैसिफिक में और स्ट्रेंथन कर सकें। इसके साथ साथ जो नॉन G7 मेंबर्स हैं उसको हमेशा बुलाया जाता है वहाँ पे। इंडिया के अलावा भी बहुत सारी कंट्रीज़ को बुलाया गया है, जैसे टर्की है, सऊदी अरेबिया है ना, फिर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, फिर ब्राज़ील के जो प्रेसिडेंट हैं लूला डा सिल्वा, उनको भी बुलाया गया है, अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट को बुलाया गया है। तो इंडिया इज़ नॉट ओनली सिंगल नॉन G7 कंट्रीज दैट हैज़ बीन इन्वाइटेड टू G7। अदर कंट्रीज़ लाइक टर्की, UAE, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, सबको बुलाया गया है, जो भी नोटेबल इकोनॉमीज़ हैं जिनका अभी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ग्लोबल लैंडस्केप में बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ UN जनरल जो सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटेरेस, उनको बुलाया गया है। IMF और वर्ल्ड बैंक के ऑफिशियल्स को बुलाया जाता है ताकि सारे स्टेक होल्डर्स जो भी स्टेक होल्डर्स हैं वो सारे स्टेक होल्डर्स एक साथ बैठ के चीज़ों को डिसाइड कर सकें, एक साथ बैठ के चीज़ों को प्लान कर सकें। तो G7 और इसके रेलिवेंस के बारे में हमने ऑलरेडी 2 वीडियो पहले चर्चा की है, तो इसको हम नहीं देखेंगे, वो सेम चीज़ है। ये हमारे लिए यहाँ से देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि G7 का इंडिया पे पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है ना। तो इंडिया के लिए समझो कि जितनी भी इकोनॉमीज़ हैं सबसे इंडिया का स्ट्रैटेजिक रिलेशन है। स्ट्रैटेजिक इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी भी हो जाता है, तो हाई इकोनॉमिक कोलैबोरेशन है, मार्केट एक्सेस है ना। इंडिया के लिए ट्रेड पार्टनर, इंडिया उनके लिए मार्केट है, इंडिया के लिए भी वो मार्केट है। तो एक दूसरे के जो मार्केट एक्सेस दोनों ने दिया हुआ है तो उससे ट्रेड काफ़ी ज़्यादा होता है। फिर जो G7 कंट्रीज हैं उनका इन्वेस्टमेंट हैवी रहता है FDI के फॉर्म में। इस वजह से हमारी इकोनॉमी में
लिक्विडिटी फ्लश होती है। जब हमारी इकोनॉमी में लिक्विडिटी आएगा तो हमारा इकोनॉमी फिर ग्रो करना स्टार्ट होगा, इन्फ्लेशन वाला चीज़ जो है वो थोड़ा कंट्रोल होगा, है ना, सप्लाई डिमांड की जो सिचुएशन है वो मेंटेन रहेगी। तो वो सब करने के लिए हमको इनके साथ अच्छे रिलेशंस बनाने पड़ते हैं। फिर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, अभी हम कितना भी ग्रो कर गए हों लेकिन अभी भी हम टेक्नोलॉजी के मामले में इतने ज़्यादा सुदृढ़ नहीं हैं। हम अभी भी वेस्टर्न कंट्रीज़, जर्मनी हो, जापान हो, चाइना हो, इन सब कंट्रीज़ की तरफ देखते हैं जो मेजर इंडस्ट्रियल सप्लाईज़ हैं उसके लिए। तो उसके लिए भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र अगर G7 कंट्रीज़ के साथ मिलजुल बन के रहा तो वो टेक्नोलॉजी हब है उनका, तो उससे हमको बहुत हेल्प मिलती है और इंडिया की इंडस्ट्रियल और टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी को इन्हांस करने में काफ़ी मदद मिलती है। फिर ग्लोबल लीडरशिप, डिप्लोमेटिक बैकिंग, क्लाइमेट चेंज जो अभी बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है, इस क्लाइमेट चेंज के मुद्दा को और ज़्यादा इन्हांस करने के लिए इंडिया का सहयोग ज़रूरी है और इंडिया को G7 कंट्रीज़ का, क्योंकि पैसा चाहिए ना, अल्टीमेटली तो इन्वेस्टमेंट चाहिए, अल्टीमेटली वैसी कंट्री चाहिए जो अपना पैसा लगा सके सोलर पावर प्रोजेक्ट में, विंड पावर प्रोजेक्ट में, न्यूक्लियर प्रोजेक्ट में। तो वो तभी हो पाएगा जब हम दूसरी कंट्रीज़ की सपोर्ट लेंगे, तो इसमें वो काफ़ी आगे है। फिर देखोगे हेल्थ इनिशिएटिव्स, है ना, तो इंडिया का जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है और पेंडेमिक के प्रिपरेशन में देखोगे इंडिया का कितना बड़ा रोल रहा था, तो उसमें भी G7 और अपने आप को G7 से फ़ायदा लेके अपने आप को एक ग्लोबल हेल्थ कैपिटल बनाने की दिशा में, ग्लोबल हेल्थ कैपिटल, ठीक है, ग्लोबल हेल्थ कैपिटल बनाने की दिशा में है। फिर नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होगा? नेगेटिव इम्पैक्ट ये होता है कि अब इतनी सारी कंट्रीज़ के साथ हम रिलेशन मेंटेन करेंगे तो क्या होगा, ट्रेड बैरियर्स की भी सिचुएशन आती है, क्योंकि जो G7 कंट्रीज़ हैं उनकी प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज़ हैं, ट्रेड डिस्प्यूट्स हैं उनका, इसके कारण इंडिया का एक्सपोर्ट काफ़ी इफेक्ट होता है। फिर रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स जो हैं उसमें, उसके कारण इंडिया के एक्सपोर्ट पे काफ़ी असर पड़ता है, जैसे फार्मास्यूटिकल्स, IT। तो इन सब को सॉर्ट करने के लिए भारत हमेशा वहाँ अपने रिप्रेजेंटेशन देता है, लेकिन ये सब इश्यूज़ तो हमेशा रहते ही रहते हैं। उनकी जो पॉलिसी है वो काफ़ी रेगुलेशन काफ़ी टाइट रहता है, उसमें कोई स्कोप नहीं रहता है थोड़ा सा भी लूज़ होने का। तो क्वालिटी एट पार होनी चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी होनी चाहिए। फिर जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड बैक एंड प्रोसेसेस हैं उसको भी वो लोग देखते हैं, है ना। तो अगर जापान कोई अगर स्टील खरीदता है, स्टील का एक कॉइल आता है, वो अगर स्टील का कॉइल खरीदता है तो ये भी चेक करता है कि उस कॉइल बनाने वाली फैक्ट्री के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरी कितनी जा रही है, उनको उनका जो सोशल सिक्योरिटी फ़ंड है वो जा रहा है कि नहीं, उनको हेल्थ बेनिफिट्स मिली हैं कि नहीं, रिसेंटली आपने वेलफेयर प्रोग्राम कब कंडक्ट किया था। तो जो इन डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जो बड़ी बड़ी जैसे टोयोटा है, वो सब कोई सामान खरीदती है तो वो कंपनी का प्रोफाइल भी चेक करती है। तो इससे क्या होगा, इंडिया पे इफेक्ट ये पड़ेगा कि इंडिया को भी उस क्वालिटी को मेंटेन करने का तो अभी बहुत मुश्किल हो जाएगा, फिर इंडिया को हैवी इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो ये सब जो है पॉजिटिव है, लेकिन पॉजिटिव में ही फिर नेगेटिव है। जियोपॉलिटिकल टेंशन, ऑफ कोर्स G7 के साथ जैसे हम अलाइन करेंगे तो आप देखेंगे कि कॉन्फ्लिक्ट हमारा बढ़ जाएगा चाइना के बॉर्डर के साथ। फिर रशिया के साथ हमारा जो रिलेशन है, स्ट्रैटेजिक रिलेशन है, हमेशा एक दूसरे की हम मदद करते हैं। तो अगर हम G7 के साथ अलाइन होंगे तो G7 ऑलरेडी रशिया के साथ था, जिसने रशिया को बाहर कर दिया था, तो हमारे साथ कैसे रहेगा, ठीक है। तो वहाँ पे स्ट्रेन होने की समस्या है। फिर और भी बाकी सारी चीज़ें हैं, जैसे इन्वायरमेंटल और सोशल पॉलिसीज़ भी हैं, क्लाइमेट कमिटमेंट्स। G7 कंट्रीज़ के जितने भी नेशंस हैं वो अपना कमिटमेंट कुछ देना ही नहीं चाहते हैं, है ना। लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं लाइक इंडिया, ब्राज़ील, उस पर वो चाहते हैं कि हम प्रेशराइज़ करके इनसे जो है वो निकलवा लें, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ये सब कंस्ट्रेंट्स हैं जो G7 कंट्रीज़ इंडिया पे पुट ऑन करती हैं, ठीक है। अभी देखो जो डोवल साहब थे और PK मिश्रा, इन दोनों को वापस से PMO में रख लिया गया है। दिस आर्टिकल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इसके लिए, क्योंकि अभी देखोगे अमेजन, फ्लिपकार्ट की डिलीवरी बॉयज़ आते हैं, सिर्फ अमेज़न के वही डिलीवरी बॉयज़ दिखते हैं, लेकिन उन डिलीवरी बॉयज़ तक सामान पहुंचाने वाले जो वेयर हाउस होता है, उनका मेन वेयर हाउस होता है, इस मेन वेयर हाउस से एक ब्रांच वेयर हाउस होता है, इस ब्रांच वेयर हाउस से डिलीवरी बॉयज़ कलेक्ट करते हैं। तो जो मेन वेयर हाउस में काम करते हैं लोग, फिर इस वेयर हाउस में काम करते हैं, तो इस सब में जो वर्किंग कंडीशन है उनकी बहुत पुअर है, इतनी पुअर है कि उनको ओथ दिलाया जाता है कि आप टॉयलेट और वाटर ब्रेक नहीं लेंगे जब तक कि आपको टारगेट जो दिया गया है शॉर्ट करने का वो पूरा ना हो सके। तो ये गलत है, ये लेबर लॉज के अगेंस्ट है, ये बेसिक ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट है ना। तो ये सब चीज़ें आएंगी ही आएंगी
अगर हम गिग इकोनॉमी की बात करते हैं, हम हमेशा बात करते हैं कि गिग इकोनॉमी होनी चाहिए, है ना, जो फ्रीलांसिंग है उसको बढ़ावा मिलना चाहिए, सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स को ख़त्म कर देना चाहिए। लेकिन अगर इन सब प्रिंसिपल्स को ख़त्म करेंगे तो यही सब होगा। क्या होगा? जो वर्कर्स हैं उनका एक्सप्लॉयटेशन बढ़ेगा एम्प्लॉयर से, क्योंकि एम्प्लॉयर्स जो हैं वो काफ़ी रिच हैं, पैसा है, पहुंच है ना, दबा सकते हैं उनके वॉइस को। लेकिन अगर प्रॉपर रेगुलेशन बना हुआ है, अगर स्टैचूटरी रूप में कुछ है, तब एम्प्लॉयर्स झुक जाते हैं, उनको झुकना पड़ता है। तो यहाँ अमेजन से रिलेटेड कुछ चीज़ हुई है। तो हमारे लिए जानने की चीज़ यही है कि भारत में गिग वर्कर्स की क्या कंडीशन है, कितने गिग वर्कर्स हैं यहाँ पे, है ना। तो गिग वर्कर होता क्या है? ये है कि शॉर्ट टर्म हुआ, फ्लेक्सिबल हुआ, या फ्रीलांस वर्किंग अरेंजमेंट जो होता है, इंस्टेड ऑफ फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट, उसको हम गिग वर्किंग बोलते हैं। अब इन तरह के जो गिग वर्कर्स होते हैं, इनमें क्या होता है, एक सेंट्रल ऐप होता है, मोबाइल ऐप है। इस मोबाइल ऐप ने कनेक्ट किया डिफरेंट प्रोवाइडर्स को, है ना, जैसे राइडर्स है, रैपिडो है, रैपिडो के राइडर्स को रैपिडो ऐप ने कनेक्ट किया। अब ये रैपिडो ऐप क्या करेगा कि राइडर्स जो हैं, जो कस्टमर्स हैं, वो अप्रोच करेंगे इनको थ्रू देयर मोबाइल ऐप, है ना। तो इस तरह से ये मोबाइल ऐप जो है इनका जरिया बनता है, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म जो इनका जरिया बनता है अपने क्लाइंट या कस्टमर से मिलने का। इंडिया में अब ये सिचुएशन है कि इसका भी और ज़्यादा बढ़ रहा है। एक रिपोर्ट आई थी बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप एंड माइकल एंड सुसैन डेल फाउंडेशन के द्वारा। उन्होंने ये कहा कि इंडिया की पोटेंशियल 90 मिलियन जॉब्स एंड 1.25% टू इंडियाज़ जीडीपी कंट्रीब्यूट करने की ताकत है गिग इकोनॉमी में। ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं कोट करने पे अच्छा रिजल्ट मिलेगा। कौन कौन से एरियाज़ है जहाँ पे गिग इकोनॉमी फ्लोरिश कर रही है इंडिया में? अभी देखोगे ट्रांसपोर्टेशन, ओला, उबर, रैपिडो, ये सब जो चलता है, डिलीवरी सर्विसेज, जोमेटो, स्विगी जो चलता है, फ्रीलांसिंग एक्टिविटीज़ जैसे अपवर्क, फीवर पे कोई, जैसे तुम्हें को ग्राफिक डिज़ाइन आता है, प्रोफेशनल राइटिंग पता है तुम्हें, तो तुम अपना काम कर सकते हो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पता है तो तुम अपना काम फ्री ऑफ किसी है ना कंपनी में से अटैच ना होके फ्री होके काम कर सकते हो, एज एन इंडिविजुअल काम कर सकते हो। होम सर्विसेज, है ना, जैसे अर्बन क्लैप, आपकी एसी सर्विसिंग के लिए आप डायरेक्ट बुक करेंगे, एसी सर्विस हो जाएगी आपकी। तो ये सब सुविधाएं गिग वर्क के थ्रू ही दी जा रही हैं। अब उसके कुछ पॉजिटिव्स होंगे और कुछ नेगेटिव्स होंगे, वो इसमें दिए हुए हैं, आप पढ़ लेना, ज़्यादा कुछ समझाने लायक नहीं है इसमें, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जो गिग वर्कर्स है उससे रिलेटेड कुछ पॉलिसी और रेगुलेटरी लैंडस्केप है इंडिया में। किस तरह का लैंडस्केप है? तो कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, स्टेट लेवल इनिशिएटिव्स में देखोगे बहुत सारे स्टेट्स जो हैं वेलफेयर बोर्ड्स बना रहे हैं, हेल्थ इंश्योरेंस फैसिलिटी दे रहे हैं, है ना, ताकि जो रीजनल लेवल पे गिग वर्कर्स काम कर रहे हैं उनको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट से वो दूर ना रहें। 3 क्रिमिनल लॉज जो हैं वो इम्प्लीमेंट होने जा रहे हैं। कब से? 1 जुलाई से। कुड बी ए प्रोबेबल क्वेश्चन कि जो 3 क्रिमिनल लॉज हैं वो कब से फोर्स में आए? तो 1 जुलाई से फोर्स में आए। अरुणाचल प्रदेश के जो सीएम हैं वो फिर से शपथ ले रहे हैं। कौन है वो? पेमा खांडू, ठीक है। पेमा खांडू जो है वो 3rd कंसेक्यूटिव टर्म के लिए इलेक्ट हुए हैं। अभी देखो यहाँ पे CCPA है, CCPA ने पेनाल्टी डाला है एडटेक फर्म पे फॉल्स एड्स के लिए, है ना। तो ये तो एक अलग मुद्दा है, फॉल्स एड्स क्यों देते हैं, हमारे एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि जो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है वो क्या है। जो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है ये एक एक्ट के द्वारा इस्टेब्लिश है, वो एक्ट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 और सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी हैज़ बीन इस्टेब्लिश्ड 2020 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ है ना। इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ है 2020 में। ऑब्जेक्टिव क्या है? कंज्यूमर के राइट्स को सुप्रीम रखना, है ना। इसका कंपोजिशन देख लेना, इसमें चीफ कमिश्नर होते हैं और दूसरे 2 कमिश्नर होते हैं जो उसके मेंबर होते हैं और उन सब मैटर्स पे डील करेंगे जो कंज्यूमर्स रिसीव करते हैं या सर्विसेज रिसीव करते हैं सप्लायर्स से। ये क्या क्या काम करेगी? ये इन्वेस्टिगेशन करेगा किसी तरह का कंज्यूमर राइट्स का अगर वायलेशन हुआ है तो उसका, या फिर प्रोसिक्यूशन को रिकमेंड करेगा। अनसेफ गुड्स एंड सर्विसेज को रिकॉल करने का पावर रखता है ये। डिसकंटिन्यूएशन ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स, ताकि एक फेयर प्ले बना रहे, फेयर कंपटीशन बना रहे। नोडल मिनिस्ट्री क्या है इसकी? मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। आप कमेंट करेंगे कि इसके मिनिस्टर कौन है। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अभी मिनिस्टर कौन है? सुप्रीम कोर्ट स्टेज हमारे 12 रिलीज
पुल्स CBFC। अभी एक हमारे 12 कोई मूवी आई थी, उसको सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया है उसके रिलीज़ को, और CBFC को काफ़ी कुछ बोला है। तो CBFC क्या है ना? CBFC हमेशा से न्यूज़ में रहता है और हमेशा से कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी से रिलेटेड होती रहती है। तो CBFC है क्या? CBFC जो है उसका फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। ये जो है ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी यानी किसी एक्ट के द्वारा बनाया गया है। कौन सा एक्ट है? वो एक्ट है सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952 एंड सिनेमेटोग्राफ सर्टिफिकेशन रूल्स 1983। इन दोनों के एक्ट के अंतर्गत CBFC काम करता है। CBFC का काम क्या है? ये सेंसरशिप इंश्योर करता है। जो भी फिल्म की एग्जीबिशंस हो रही हैं उनका क्लासिफाई करता है कि सर्टेन एज ग्रुप तक ही देखने वाले हैं, U+ रेटिंग, A रेटिंग, ये सब रेटिंग देने का जो काम है वो CBFC का है। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंदर आता है। इसकी इस्टेब्लिशमेंट कभी 1951 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई है। इसमें चेयरपर्सन होते हैं और 25 अदर नॉन ऑफिशियल मेंबर्स होते हैं। फिलहाल जो इसके चेयरपर्सन है वो प्रसून जोशी हैं। नेक्स्ट इज गुजरात हाई कोर्ट स्टेज रिलीज ऑफ महाराज इशूज नोटिस टू नेटफ्लिक्स। अच्छा, ये जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि देखो अभी हाई कोर्ट को स्टे लगाना पड़ रहा है नेटफ्लिक्स के में कोई मूवी रिलीज़ हो रही है उस पर, जस्ट बिकॉज इस नेटफ्लिक्स पे CBFC का कोई कंट्रोल नहीं है सच। ठीक है, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ एक रेगुलेशन लाया था OTT को रेगुलेट करने के लिए। अब जितने भी ओवर द टॉप शायद बोलते हैं इसको, तो OTT प्लेटफॉर्म जो गवर्न होती है, जैसे नेटफ्लिक्स है, अमेजन प्राइम है, हॉटस्टार है, इन सब पे जो प्रोग्राम्स आते हैं उसको कौन रेगुलेट करेगा? एक रेगुलेटिंग बॉडी तो होनी चाहिए। तो इसके लिए सरकार ने एक रिसेंट एक्ट लाया था OTT और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म को रेगुलेट करने के लिए, है ना। तो जब ये एक्ट लाया गया OTT प्लेटफॉर्म्स को रेगुलेट करने के लिए, तो एक सवाल उठने लगा कि आर्टिकल 19 हमको क्या देता है? हमको आज़ादी देता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देता है, अपने भावों को प्रकट करने का पूरा अधिकार है हमको, लेकिन हमको वो बाउंडेशन भी करता है कि आप अपना लिमिट क्रॉस नहीं कर सकते। यू आर फ्री टू डू एनीथिंग बट टिल ए सर्टेन लिमिट, एंड दैट लिमिटेशन इज पुट ऑन बाय आर्टिकल 19 इटसेल्फ। और उसी के अंतर्गत ब्रॉडकास्टिंग रेगुलेशन जो लाया गया था OTT के लिए, वो काफ़ी अच्छा कदम था। आप उसको एक बार देख लेना। नेक्स्ट फूड रेगुलेटर की चर्चा है, FSSAI की चर्चा है। FSSAI क्या है? अगर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को देखोगे तो ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है। किसके कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर? हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर। अब पूछेगा क्या ये स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है? यस, दिस इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। क्यों? क्योंकि ये एक्ट के अंदर इस्टेब्लिश हुआ है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 के अंदर इस्टेब्लिश हुआ है। इसका काम क्या है? टू इंश्योर फूड सेफ्टी एंड रेगुलेशन इन इंडिया। रिसेंटली बहुत सारे केसेस आए हैं मसाले के और बाकी सब के। तो इसका विज़न यही है कि इंडिया में सेफ़ और न्यूट्रिशियस फूड लाया जाए, डिजीज़ को प्रिवेंट किया जाए और हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ रखा जाए। इसका फंक्शन जो है बेसिकली पब्लिक हेल्थ को इंश्योर करना, रेगुलेशन और सुपरविजन ऑफ फूड सेफ्टी, गाइडलाइंस को लागू करना, स्टैंडर्ड्स लागू करना, जो फूड लाइसेंसिंग, रजिस्ट्रेशन, एक्रेडिशन और जितने भी फूड बिजनेस ऑपरेटर्स हैं उनको लाइसेंस कराना पड़ेगा FSSAI से। FSSAI का जो एक लाइसेंस होता है उसके बिना दिए हुए तुम दुकान नहीं खोल सकते हो खाने पीने का। तो इसके लिए ये क्या करता है? डायरेक्टली मॉनिटर करता है कि जो भी फूड रेगुलेशंस हैं क्या उसका कंप्लाइंस सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जो फूड इंपोर्ट्स हो रहे हैं इंडिया में, क्या वो फूड इंपोर्ट की क्वालिटी जो है वो एट पार है कि नहीं है ना। ये इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है कि फूड टेस्टिंग लेबोरेटरीज़ इंडिया में किस तरह की होनी चाहिए, है ना। तो वो भी इंश्योर करता है ये। आप मुझे एक चीज़ कमेंट करेंगे, रिसेंटली एक फूड सर्टिफिकेशन लैब बना है बिहार में। कौन से डिस्ट्रिक्ट में बना है? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूज़ 1 से 1.5 साल पहले की हो सकती है, लेकिन फूड सेफ्टी का आया तो मुझे याद आया उसमें, है ना। तो फूड सर्टिफिकेशन के लिए बिहार में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें फूड सर्टिफिकेशन के लिए एक लैब ओपन किया गया। अब फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 के बारे में है, वो देख लेना। ये आर्टिकल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 3D प्रिंटेड इंजन हम लोगों ने बनाया और 3D प्रिंटेड रॉकेट बनाया हमने। तो हमारे दिमाग में डायरेक्ट आता है रॉकेट बनाया होगा तो पक्का इसरो बनाया होगा। नहीं, इस रॉकेट को जो कि 3D प्रिंटेड है, इसको एक प्राइवेट कंपनी ने बनाया है। उस प्राइवेट कंपनी का नाम है अग्निकुल कॉस्मोस।
ये अग्निकुल कॉस्मोस जो है ये कंपनी है, चेन्नई बेस्ड कंपनी है, जिसने ये इस्टेब्लिश किया है 3D प्रिंटेड इंजन और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में काम कर रही है। अभी तरह तरह के रॉकेट्स बना रही है और इसरो के साथ टाई अप करके, इसरो के साथ प्रक्षेपण में हेल्प लेके, उनके जो टेक्नोलॉजी नो हाउ है उनको यूटिलाइज़ करके, उनके एक्सपीरियंस को यूटिलाइज़ करके अपने प्रोजेक्ट्स को इस्टेब्लिश कर रहे हैं। तो दिस इज़ अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन स्पेस। प्राइवेट सेक्टर इन स्पेस का बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हो सकता है। केरला गवर्नमेंट ऑनर्स मलयालम एक्टर्स जो कैंस में जिनको काफ़ी कुछ मिला था, उनको केरला गवर्नमेंट ने ये किया है। तो कैंस जो महोत्सव हुआ था उसमें कानी कुशुर्ती, दिव्या प्रभा, हिरदू हरून एंड अजीज़ निदुमंगाद, ये जो हैं ये क्रू है ऑल वी इमेजिन एज लाइट के, जिनको ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड मिला है कैंस में। ठीक है, चलो ये आर्टिकल है कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में सेल्फ रिलायंस अचीव करने का। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में सेल्फ रिलायंस की जब हम बात करते हैं तो सबसे बड़ा एग्जांपल, सबसे प्रोमिनेंट एग्जांपल जो आता है वो आता है क्रायोजेनिक इंजन का। हमारे पास क्रायोजेनिक इंजन नहीं था, जिसकी वजह से हम अपना GSLV टेस्ट नहीं कर पा रहे थे। इस GSLV टेस्ट ना कर पाने के कारण हम अपना हैवी रॉकेट जो है वो स्पेस में नहीं भेज पा रहे थे। हमको हेल्प लेनी पड़ रही थी दूसरे देशों की। USA इसमें इंटरफेयर करके किसी भी कंट्री को जो हमको बेचना चाहते थे उन पे वो सैंक्शन लगाता था, वो हमको खरीदने नहीं देता था। इवन रशिया ने हमको वो देने से मना कर दिया था एक टाइम पे। तो हमने ये सोचा कि अब कुछ करना पड़ेगा, तो हम इंडिया ने अपने आप से क्रायोजेनिक इंजन डेवलप किया। सिमिलरली डिफेंस में अगर देखोगे तो डिफेंस में अभी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अकेला खिलाड़ी DRDO के साथ मिलके काफ़ी कुछ करता रहता है डिफेंस में। अब राजनाथ सिंह जी ने ये कहा है कि अब डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में और भी ज़्यादा सेल्फ रिलायंट होने की ज़रूरत है। हम अभी इंपोर्ट करते हैं इजराइल जैसे कंट्री से, रशिया जैसे नेशन से। अब रशिया ने जब यूक्रेन पे अटैक किया था तो क्या हुआ था कि हमारे पास जो आर्म्स थे उसके स्पेयर मिलना मुश्किल हो गए थे, क्योंकि रशिया ही सिर्फ सप्लायर था इन स्पेयर्स का और वहाँ पे वॉर जोन था, उनको खुद अपने स्पेयर्स की ज़रूरत थी, तो हमको क्या सप्लाई करते। सिमिलरली फॉर इजराइल, वैसी सारी कंट्रीज़ इंडिया को सप्लाई करती हैं, तो इंडिया एक सॉवरेन होकर नहीं रहता, इंडिपेंडेंट नहीं रह सकता है। एक दिक्कत ये भी है कि सारा स्टॉक आप एक साथ नहीं मंगा सकते। अगर आप एक साथ मंगा भी लें तो फिर उसकी कंटिन्यूटी रहेगी कि नहीं रहेगी, है ना। कोई भी इन्वेस्टमेंट छोटा इन्वेस्टमेंट नहीं होता है डिफेंस में, करोड़ों का इसमें डील होता है। तो उसमें जो है कंटिन्यूटी ऑफ सप्लाई नहीं रहेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उसको इंश्योर करना, फिर सॉवरेनिटी को इंश्योर करना। आप लड़ाई गए, कारगिल के मैदान में गए और GPS USA ने बंद कर दिया, तो इंडिया ने क्या किया, अपना IRNSS डेवलप कर लिया। तो ये सब दिशा के तरफ जो इंडिया बढ़ रहा है, ये इंडिया के सॉफ्ट पावर एज वेल एज हार्ड स्टैंड दोनों को बढ़ा रहा है और वर्ल्ड लेवल में इसको एक पोजीशन पे ला रहा है कि एक बार्गेनिंग क्षमता इसकी बढ़ती है, कहीं भी जाने पे इसका रिस्पेक्ट होता है ना। तो बेसिकली जो सेल्फ रिलायंस की बात है तो किस चीज़ों में, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में बात कर रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि आर्म फोर्सेस का मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए, वेलफेयर ऑफ सोल्जर्स होना चाहिए। हमने देखा कि अभी जो अग्निवीर स्कीम था उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस की भी बात चल रही है ना। तो ये बहुत अच्छा चीज़ है। आपको एक क्वेश्चन बन सकता है इसमें, इंडिजिनस इंडस्ट्रीज़ इन डिफेंस सेक्टर, है ना, डिफेंस सेक्टर। तो इससे रिलेटेड हम लोग इसको इंडस्ट्री से भी रिलेट कर सकते हैं कि अगर हम डिफेंस सेज बनाएंगे, डिफेंस स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाएंगे, जहाँ पे हम स्पेशल इंसेंटिव्स देंगे कंपनीज़ को जो डिफेंस में पार्टिसिपेट करेंगी, जैसे रिलायंस डिफेंस है, टाटा डिफेंस है ना, अडानी का भी डिफेंस का कंपनी है। तो उन सब कंपनीज़ ने इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया। मतलब अगर प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेट करेगी तो हमारा डिफेंस सेक्टर और ज़्यादा बूम करेगा और हम अपने जो रिक्वायरमेंट है उसमें तो सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे, हमको इम्पोर्ट नहीं करना पड़ेगा, हमारा फॉरेक्स बचेगा, हम दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। ये आर्टिकल जो है ये कोएलिशन गवर्नमेंट से रिलेटेड है। ये सेल्फ रीडिंग आर्टिकल आपको खुद पढ़ना है, क्योंकि GS2 सेक्शन 2 पॉलिटी का जो कोएलिशन पॉलिटिक्स है वो एक मेजर थीम है, वहाँ से सवाल हर बार पूछे जाते हैं। और अभी जैसे इलेक्शन हुआ है तो कोएलिशन पार्टी इमर्ज होके आई है, कोएलिशन जो गवर्नमेंट है वही बनी है ना, सिंगल पार्टी गवर्नमेंट नहीं है। तो ये टॉपिक और भी ज़्यादा रेलिवेंट हो जाता है, इसलिए प्लीज़ गो थ्रू दिस और जो कोएलिशन पॉलिटिक्स का चैप्टर है उसको रिवाइज कर लेना, ठीक है। लास्ट टॉपिक है चाइनाज़ ग्रे जोन वारफेयर।
ग्रे जोन वारफेयर क्या होता है? चाइना क्या करती है ना, वो डायरेक्ट स्ट्राइक कम करती है, वो क्या साइकोलॉजिकल वारफेयर करती है। उनकी टैक्टिक में ही होता है कि दुश्मन के दिमाग पे ज़्यादा असर ये करो बजाय यूजिंग हार्ड मेजर्स। तो ताइवान में ये बहुत कुछ करते रहते हैं। आप देखो तो इंडिया के लिए भी अगेंस्ट भी काफ़ी कुछ करते रहते हैं। तो यहाँ से सवाल ये बनता है कि ग्रे जोन वारफेयर इज़ रिलेटेड टू चाइना अगेंस्ट ताइवान, इंडिया अगेंस्ट पाकिस्तान, रशिया अगेंस्ट यूक्रेन। तो यहाँ पे चाइना अगेंस्ट ताइवान हो जाएगा। दिस कुड बी ए प्रोबेबल क्वेश्चन। इंडिया के साथ भी चाइना करता है, क्या करता है? अरुणाचल प्रदेश के बहुत सारे जगह का नाम ये चेंज करता है। वो अपने मैप में इंडिया के जगह को वो अपना बताता है और नाम चेंज करता है। तो उससे क्या साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है यहाँ पे कि वो कैसे कर सकते हैं, और हम लोग उसी में उलझे रह जाते हैं। तब तक वो अपने आर्मी के मूवमेंट को और थोड़ा फॉरवर्ड पुश कर देता है। तो दैट इज़ अ वे, वारफेयर की टैक्टिक्स हैं वो सब, है ना। तो इसमें हम ये सवाल बन सकता है प्रीलिम से रिलेटेड। आज मेंस से रिलेटेड बस एक गिग वर्कर्स वाला था और G7 की पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है वो था, और बाकी फैक्ट्स काफ़ी ज़्यादा थे। इन फैक्ट्स को याद रखिएगा। जिस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं करंट अफेयर्स में, उसको डील करने का यही एकमात्र तरीका है। इसी तरह की एक्टिव पढ़ाई करनी पड़ेगी, तभी जाके करंट अफेयर्स में अच्छे स्कोर आएंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।